मैं डॉक्टर मिसेस कावेरी दाभड़कर, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर से आज मैं आप लोगों के समक्ष कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म इस विषय पर लेक्चर देने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म ज्योग्राफी या टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल की स्टडी का, और चूँकि ये रोज़गार ओरिएंटेड कोर्स है इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में इसे एक महत्वपूर्ण पेपर के रूप में रखा गया है। आइए हम सब जानें टूरिज्म क्या है, टूरिज्म के क्या प्रकार होते हैं, टूरिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है, टूरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास इस कुछ लम्हों में करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म जो वर्ड है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें दो प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। पहला जो तत्व है वो है इंटेंजिबल और दूसरा जो तत्व होते हैं वो टेंजिबल। इन टेंजिबल तत्वों के अंतर्गत हम इसमें लेते हैं ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यातायात के साधन, आवास की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी के अलावा बेसिक एमिनिटीज़ भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि किसी भी पर्यटन क्षेत्र में पहुंचने के लिए, किसी भी पर्यटन क्षेत्र में रहने के लिए और किसी भी पर्यटन क्षेत्र में समय को व्यतीत करने के लिए इन बेसिक एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पर्यटन के नेपथ्य में अगर कोई चीज़ कार्य करती है तो वो है रिलैक्सेशन, या जिसको हम कहते हैं आराम, या जिसको हम कहते हैं आनंद। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती है और न ही आराम को हम किसी परिभाषिक शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए पर्यटन जो है एक वृहत शब्द होता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तत्वों का समन्वय होता है। ट्रैवल और टूरिज्म दो शब्द सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रैवल और टूरिज्म। जहाँ तक ट्रैवल का प्रश्न है, ट्रैवल जो है किसी विशिष्ट पूर्ण यात्रा के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि टूरिज्म जो है उसमें कोई विशिष्ट अर्थ निहितार्थ नहीं होता है। इसके नेपथ्य में केवल आरामदायक या आनंद की प्राप्ति ही एकमात्र हो सकती है। जहाँ तक शाब्दिक टूरिज्म के शाब्दिक अर्थ का प्रश्न है, टूरिज्म के शाब्दिक अर्थ को अगर हम जानें तो ये जो है टोरास, TOUR, टूर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये जो टूर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है व्हील। इस तरह से व्हील, चक्रीय, मतलब गोल घूमना, इसको हम कह सकते हैं घूमने की प्रक्रिया। तो इसलिए टूर से टोरास, टोरास से घूमने की प्रक्रिया, इसीलिए पर्यटन यानी घूमना। या दूसरा अगर हम देखेंगे तो पर्यटन शब्द का जो एक शब्द है वो है टोरोस। ये हिब्रू शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है खोज करना। तो किसी भी क्षेत्र में जाकर खोज करने की प्रक्रिया को भी हम पर्यटन के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से पर्यटन जो शब्द होता है या पर्यटन जो शब्द है इसके अंतर्गत हम खोज तो करते ही हैं, साथ ही साथ ज्ञान प्राप्त भी करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आनंद की प्राप्ति होती है और आराम की प्राप्ति। जहाँ तक पर्यटन के प्राचीन संदर्भों से लेकर अर्वाचीन समय तक के पर्यटन में जो है तीर्थ शब्दों का उपयोग किया जाता था। पहला था तीर्थाटन। आप सभी परिचित हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार या प्राचीन भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा को जाना एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। दूसरा था देशाटन। देशाटन का अर्थ होता है किसी अर्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी दूसरे देश की यात्रा को जाना। और तीसरा होता है पर्यटन। पर्यटन मतलब नितांत आनंद की प्राप्ति के लिए या खाली समय अगर आपके पास है तो उस समय के उपयोग के लिए किसी क्षेत्र को जाना पर्यटन की संज्ञा
कहलाती है। तो ये तीन शब्द भी पर्यटन के सापेक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं, या इनका उपयोग किया जाता है। वस्तुतः अगर हम पर्यटन के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, या पर्यटन को अगर हम संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि की ओर जाते हैं, तो इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला है समय यानी कि टाइम, दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्थात समय आपके पास होना चाहिए, तभी होता, समय जो होता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर आपके पास समय है तभी आप पर्यटन के बारे में सोच सकते हैं। या फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है डिस्पोजेबल मनी। निश्चित रूप से अगर कहते हैं ना, पैसा है तो बम्बई चल, इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप इस तरह का पर्यटन कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण आयाम है पर्यटन का, या यूँ कह लीजिए कि इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं पर्यटन के। पर्यटन के रीढ़ की हड्डी है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई पर्यटन स्थल है लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उसका अप्रोच ही नहीं होगा, तो वह पर्यटन स्थल नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। उसी तरह से किसी भी पर्यटन क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनने के पीछे अगर कोई मूलभूत तत्व कारणीभूत होता है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आवागमन के साधन न हो, संचार के साधन न हो, यातायात की कोई व्यवस्था न हो, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न हो, आवास व्यवस्था न हो, तो निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और इसीलिए ये जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको कि हम डिस्पोजेबल इनकम, टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब DTI, इन तीनों के समन्वय से टूरिज्म जो है वो पल्लवित, पुष्पित और प्रतिफलित होता है। जहाँ तक टूरिज्म की बात है, टूरिज्म जो हम बात करते हैं, इसका सबसे पहला ये जो शब्द है 1937 में लीग ऑफ नेशन के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1937 में। उसके बाद ये जो शब्द है इसका जो उद्भव है 1937 में लीग ऑफ नेशन के द्वारा इसको किया गया था। उसके बाद जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो इस टूरिज्म में टूर तो एक शब्द हो गया, लेकिन एक और शब्द आता है, वो है टूरिस्ट। ये टूरिस्ट कौन व्यक्ति होता है या ये यात्री कौन कहलाता है? अगर हम जो डेफिनेशन है जो उसके अनुसार, डेफिनेशन यूनिवर्सल जो शब्दकोश के अनुसार, टूरिस्ट यानी कि यात्री वह व्यक्ति होता है जो 24 घंटे से अधिक किसी एक स्थान पर रहता है और जिसकी यात्रा का उद्देश्य जो है वह या तो विलासिता होता है, या फिर मनोरंजन होता है, या फिर अवकाश होता है, या फिर व्यापार होता है, या फिर वह शिक्षा के लिए गया हो, या फिर स्वास्थ्य के हिसाब से गया हो। अर्थात किसी न किसी उद्देश्य से की गई 24 घंटे से कम समय, 24 घंटे से की अवधि की यात्री को हम पर्यटक की संज्ञा देते हैं। जहाँ तक पर्यटक के अंगों का सवाल है, पर्यटक के जो अंग है वो मुख्य रूप से 3 अंग है, या पर्यटक के जो प्रमुख तत्व जो हम है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तभी टूरिज्म जो है वह क्रियान्वित होता है। पहला है आवास यानी एकोमोडेशन, दूसरा है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है जियोग्राफिकल पैटर्न। इसमें से एकोमोडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बहुत संक्षिप्त में पहले ही चर्चा की। हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल पैटर्न की,
ऑब्वियसली किसी भी देश के संसाधनों का या जो भी देश संसाधन संपन्न हो वही देश पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से संसाधनों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पर सभी प्रकार के भूदृश्य है, मतलब पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, समुद्र तटवर्ती भाग हो, कहीं पर अपरदन युक्त झील हो, कहीं पर लावा की झील हो, पर हिमालय पर्वत जैसी बर्फीली स्थलाकृति हो, या कहीं पर डेजर्ट हो, या कहीं पर नदी से अपरदित मैदान की प्राप्त हो, या कहीं पर हिलॉक रीजन हो, या डेंस फॉरेस्टेड एरिया हो, या नेचुरल झरने हो, नेचुरल वाटरफॉल्स हो, अत्यंत एंडुलेटिंग लैंड हो, या रज टोपोग्राफी हो, या कार्स्ट टोपोग्राफी हो, अनेक प्रकार के जो भौगोलिक स्वरूप जिस राष्ट्र के अंतर्गत मौजूद होते हैं, निश्चित रूप से वह राष्ट्र पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन आधार से युक्त होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से भारत पर्यटन की दृष्टि से एक स्वर्ग जैसी भूमि है। हमारे यहाँ कश्मीर में हिमालय का विशाल दृश्य है, बर्फीली सतह है, तो राजस्थान में मरुस्थली है, तो दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो पठारी क्षेत्र है, समुद्र तटवर्ती मैदान है, तो पूर्वोत्तर भाग में घने जंगलों से युक्त है, तो मध्य भाग में भी घने जंगल है, और कहीं पर खदानें हैं, कहीं पर मैदान है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा है, विविधताएं हैं, माने भौगोलिक विविधताएं हमको परिलक्षित होती है। यही कारण है कि भारत का वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी क्षेत्र के पर्यटन के उन्नयन के लिए या किसी भी क्षेत्र में पर्यटन के जो 3 मुख्य आधार होते हैं उसमें जियोग्राफिकल पैटर्न जो है वह एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर माने अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जो होती हैं या अधोसंरचनात्मक स्थितियां जो होती है, ये पर्यटन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होती है। और इसके बाद एकोमोडेशन, आपको बताएं अपने बिलासपुर के पास में चैतुरगढ़ नाम की जगह है। चैतुरगढ़ जो है अभी बहुत ज़्यादा इसलिए प्रचलित हुआ है या इसीलिए लाइमलाइट में आया क्योंकि अब वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई, जबकि ये स्थल उतना ही प्राचीन और उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो सकता था, लेकिन एकोमोडेशन की सुविधा नहीं होने के कारण ये कई सालों तक अपेक्षित रहा है। ऐसे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर केवल एकोमोडेशन की सुविधा या आवास की व्यवस्था न होने के कारण आज भी भारत के पर्यटन मानचित्र पे उभर कर सामने नहीं आए हैं। निश्चित रूप से पर्यटन के जो इन बेसिक या इन आधार बिंदुओं के अलावा कुछ अवलंबन बिंदु और भी है, पर्यटन के अवलंबन बिंदु और भी हैं। वो कौन से बिंदु है उन पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। वो है यात्रा की स्वतंत्रता। निश्चित रूप से यात्रा की स्वतंत्रता जो होते हैं यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्यटन के अवलंबन बिंदुओं में। यात्रा की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश या किसी भी राष्ट्र के मध्य में निर्भीक यात्रा, सुरक्षित यात्रा पर्यटन का मूलभूत तंत्र है। अगर हम किसी राष्ट्र में निश्चिंत होकर घूम नहीं पाएंगे तो वह राष्ट्र पर्यटन की दृष्टि से फ्लरिश हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है शिक्षा। निश्चित रूप से पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा न केवल पर्यटक के लिए ज़रूरी है बल्कि जिस स्थान को वो जाता है, यानी कि पर्यटन स्थल को जाता है, वहाँ के लोगों के लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं जिस पर डिपेंड होकर पर्यटन का स्वरूप संवर्धित होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तभी आप पर्यटन के बारे में सोच सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय अगर किसी राष्ट्र की अधिक होती है तो वह लोग अपने देश से दूसरे देश की ओर परिभ्रमण के लिए या भ्रमण की बात उनके दिमाग में आती है। उसके बाद है चौथा जो इम्पॉर्टेंट तत्व है वो है जिज्ञासा या जिज्ञासा, कुछ क्षेत्र या कुछ नया जानने की इच्छा। हमने पहले ही बताया था आपको कि पर्यटन जो है वो हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोज। तो खोजी प्रवृत्ति पर्यटन की प्रवृत्ति को अग्रेषित करती है। तो इसलिए जिज्ञासा जो है एक महत्वपूर्ण अवलंबन बिंदु है पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में। और उसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है रहन सहन का स्तर। ये रहन सहन का स्तर जो है यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में पर्यटन के स्वरूप को लेकर के बहुत भिन्नता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। 1940 के पूर्व और 1940 के पूर्व अगर हम पर्यटन के परिदृश्य को देखते हैं भारत के, तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पर रहन सहन का स्तर बहुत ही सामान्य था। हमारे यहाँ 2 जून की रोटी ही लोग खाते थे। हमारे यहाँ केवल अपने पर्यटन का अर्थ केवल तीर्थाटन तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, आज हम आधुनिकता की ओर बढ़ गए हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वह उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उसका जीवन स्तर बढ़ गया है। अब वह अपने खाली समय में जो है वह दूसरे स्थान को या किसी अन्य क्षेत्र को भ्रमण करना चाहता है। निश्चित रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए पर्यटन का मतलब केवल नानी का घर, गर्मी की छुट्टियों में नानी का घर हुआ करता था। लेकिन आज नानी का घर नहीं, बल्कि आज हम लद्दाख, लेह, मुंबई, द्वारका, इस तरह की बात हमारे जहन में ज़्यादा आती है। निश्चित रूप से सब रहन सहन के स्तर में हुए परिवर्तन का परिणाम है। पर्यटन के जो अपरोक्ष अवलंबन तत्व है, पर्यटन के जो अपरोक्ष अवलंबन तत्व है, उन अवलंबन तत्वों में सबसे बड़ा एक है सौंदर्यता। निश्चित रूप से ये एक ऐसी वस्तु है जिसको कि हम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। किसी के लिए लद्दाख की पहाड़ियों का में सौंदर्य हो सकता है, तो किसी के लिए छत्तीसगढ़ की ट्राइबल संस्कृति में ही सौंदर्य हो सकता है। सौंदर्यता या एस्थेटिक जो मूल्य है वह सबके लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी राष्ट्र के पर्यटन विकास के परिप्रेक्ष्य में सौंदर्यता एक अपरोक्ष रूप से अवलंबक कारक बनती है। दूसरा है सभ्यता व संस्कृति। निश्चित रूप से सभ्यता एवं संस्कृति पर्यटन की परिपोषक है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जिस राष्ट्र की सभ्यता जितनी विकसित होगी, जिस राष्ट्र की संस्कृति जितनी वैभवशाली होगी, जितने उसके आयाम होंगे, उतना ही वह पर्यटन संसाधन आधार प्रस्तुत करती है। निश्चित रूप से अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जो मेले हैं, छत्तीसगढ़ के गीत संगीत है, छत्तीसगढ़ की खान पान है, ये सारे मिलकर छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ा संसाधन आधार प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा पर्यटन संसाधन आधार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सभ्यता एवं संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण अपरोक्ष अवलंबक तत्व है जो पर्यटन को संवर्धित करती है। और तीसरा और अंतिम है पहुँच। निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र तक के पहुंच जो होती है, या इसको हम कहते हैं एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी एक महत्वपूर्ण अवलंबक तत्व होता है जिससे पर्यटन जो है वो प्रतिफलित होता है। इस तरह से पूर्ण पर्यटन के विभिन्न संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के पश्चात आइए अब हम देखते हैं पर्यटन के प्रकार। निश्चित रूप से पर्यटन को अनेक प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन पर्यटन के प्रकारों को अगर हम देखते हैं तो मौलिक रूप से अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो क्षेत्रीयता के आधार पर अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो इसको कहेंगे कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और राष्ट्रीय पर्यटन।
जैसा कि इसके नाम से अभिहित है कि राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमा के भीतर होने वाला पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन, और राष्ट्र की सीमा के परे जो पर्यटन होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की संज्ञा देते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है समय के आधार पर पर्यटन। समय के आधार पर इसको हम कहते हैं दीर्घकालिक पर्यटन, दीर्घकालिक पर्यटन, मौसमी पर्यटन और अल्पकालिक पर्यटन। अल्पकालिक पर्यटन जो दीर्घकालिक, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि समय की अवधि को इसमें मूलभूत तत्व माना गया है। इसके अलावा एकल पर्यटन और सामूहिक पर्यटन, इस तरह से भी हम इसको विभक्त कर सकते हैं। और सामान्यतः अपने विशिष्टीकृत स्पेशलाइजेशन के कारण या विशिष्ट गुणों के कारण हम पर्यटन को कई अनेक भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे पारिस्थितिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, तटीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, खेल पर्यटन आदि अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से पारिस्थितिकी पर्यटन वह पर्यटन होता है जिसमें हम अपनी जैव विविधता के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में किसी क्षेत्र में यात्रा करते हैं, तो वह पारिस्थितिकी पर्यटन होता है। साहसिक पर्यटन के अंतर्गत हमेशा ट्रैकिंग जैसे हैं उनको शामिल किया जाता है, जिसमें हम पर्वतारोहण को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्फिंग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तटीय पर्यटन, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में जो पर्यटन होता है उसे तटीय पर्यटन कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों का विश्लेषण, अध्ययन करना, घूमना, पुरातात्विक महत्व, वहाँ के मेले, वहाँ के त्योहार, उन जगहों को देखना, उनको समझना, उसको हम सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत लेते हैं। और ऑब्वियसली जब हम आजकल स्वास्थ्य के संदर्भ में या स्वास्थ्य लाभ के लिए हम कहीं न कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला गए, जैसे हम केरला जाते हैं, केरला में स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए हम जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वास्थ्य पर्यटन। और आजकल खेल पर्यटन एक महत्वपूर्ण आयाम हो गया है। निश्चित रूप से यह पर्यटन के विविध प्रकारों के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। जहाँ तक पर्यटन के प्रकारों का सवाल है, इसके पश्चात इसका महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये होता है पर्यटन के विविध आयाम। पर्यटन के जो आयाम है, पर्यटन के आयाम में सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक आयाम। पर्यटन का जो आर्थिक आयाम है, यह एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। किसी भी क्षेत्र के प्रांतीय सामाजिक उन्नयन में पर्यटन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और पर्यटन विकास, इन तीनों विकास में पर्यटन विकास जो है वो बहुत ही शीघ्रगामी होता है। इसलिए क्योंकि किसी भी प्रदेश में पर्यटन के विविध आधार की संपन्नता हो तो पर्यटन विकास ऑटोमेटिकली होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पर्यटन में मुख्यतः अन्य क्षेत्र के व्यय को अन्य क्षेत्र से जो व्यय प्राप्त होता है उससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यह पर्यटन का एक अनोखा आर्थिक प्रभाव है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं बिलासपुर से अपना अर्जन करती हूँ, बिलासपुर में मैं सर्विस कर रही हूँ, बिलासपुर में मैं अर्जित करती हूँ और अब मैं बॉम्बे घूमने के लिए जा रही हूँ, तो अपने अर्जित किए हुए धन को मैं स्पेंड करती हूँ बॉम्बे में। इससे बॉम्बे के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। तो यह एक ऐसा अनोखा आश्चर्यजनक पर्यटन का आर्थिक प्रभाव है।